यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनल टाइम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें इको 401 की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द मार्केट फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, इसमें जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो क्या शो करती हैं, फ्लो ऑफ अ गुड एंड फैक्टर बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म, ये आपने याद रखना है। द डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, द डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ ड्राइव डिमांड। पूछा जा सकता है कि डिमांड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन किससे ड्राइव ली है, डिमांड से ड्राइव ली है फ्रॉम द गुड मार्केट की जो डिमांड होती है उससे ड्राइव ली गई। आगे हमारे पास है लेयर। लेयर जो होता है ऐसा टाइम होता है जिसमें जो लेबर होते हैं वो रिलैक्सेशन फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एम्प्लॉयर काम करता है तो उसे लंच की ब्रेक मिलती है, सोने की ब्रेक मिलती है, कुछ एक्टिविटी करने की ब्रेक मिलती है, तो जो वो टाइम है वो लेयर में आता है। लेयर इज द टाइम नॉट यूज्ड फॉर वर्क एंड अर्निंग वेजेस। उसके बाद है हमारे पास द मार्जिनल डिसयूनिटी ऑफ अ वर्क, जो मार्केट डिसयूनिटी ऑफ वर्क है, जो रिलेशनशिप शो करता है आपके पास ऑर्ड्स का एंड वेज का। तो यहाँ आपने ऑर्ड्स ऑफ लेबर एंड वेज ऑफ रेट पूछा जा सकता है कि आप वर्क शो करता है। द रिलेशनशिप भी पॉजिटिव बाय द वर्कर एंड वेजेस रेट इज अ पॉजिटिव। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन सम टाइम ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे पॉजिटिव हो सकता है कि जब जो आपके वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, 10 आवर काम कर रहे हैं आपके पास, और आप उन्हें कहते हैं कि आप 2 और एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हम उसकी 2 आवर्स की वेजेस भी देंगे। मतलब अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाएगा तो आप उसे 12,000 देंगे। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि लेबर के बढ़ने से वेजेस के और बढ़ने से वेजेस रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि आप 10 आवर काम कर रहे हैं और हम आपको 12,000 देंगे, लेकिन आपने काम भी करना, हम कह तो देते हैं ये करना, लेकिन जो लेबर है वो काम ही नहीं करता। ज़ाहिर बात है जब वो काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ लेयर एंड वाइस वर्सा दैट द वर्कर शुड बी एंजॉय ड्यूरिंग द टाइम हैज नॉट बी वर्किंग। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, लेयर वो टाइम था जिसमें हमने टाइम बताया, लेकिन हर एक टाइम की क्या होती है, जब हम जॉब करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है क्योंकि वो हमें आवर्स पास दे रहे होते हैं कि ये इतना है। तो जो कॉस्ट होती है उस टाइम की जिसमें टाइम रिलैक्सेशन होती है लेबर्स की, जो वो कॉस्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ हमारे पास सप्लाई और डिमांड का फॉर लेबर, जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वही नीचे मैंने एक्सप्लेन की हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है द वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ यहाँ ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन लाजमी आप पढ़ लिया करेंगे। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमिक्स में क्योंकि इन छोटी छोटी इक्वेशन से आपके पास क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। उसके बाद हमें नीचे बताया अ रेंट इज अ प्रीडेक्टिव पेमेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर हायरिंग फॉर फैक्टर प्रोडक्शन फॉर द पीरियड व्हेन द परचेज ऑफ कैपिटल वायर द वैल्यू ऑफ ओइंग दैट द कैपिटल ऑफ द इंटायर लाइफ। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो रेंट पे ज़ाहिर बात है हमें से अर्निंग होती है। तो लैंड जो रेंट है वो रिवॉर्ड है किसका, लैंड का। लैंड को हम जब हायर करते हैं, लेते हैं, तो वो कुछ के लिए क्या होता है, रिवॉर्ड देता है लैंड के। तो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि रेंट किसका रिवॉर्ड है, और ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है नेट प्राइसिंग डिस्काउंट वैल्यू। नेट प्राइसिंग डिस्काउंट वैल्यू decision about the purchasing capital and the land offer on the base of net present value associated with the decision। यानी कि हम जो कैपिटल और लैंड लेते हैं वो हम ऑन द बेस ऑफ किस पे लेते हैं, एनपीवी की वजह से। एनपी हमारा क्या, एक एसिड है। फॉर एग्जांपल हम एसिड आम रूटीन में जो हम डिस्काउंट लेते हैं, डिस्काउंट वो हमारे पास क्या होता है, नेट प्राइस वैल्यू। आप उसको डिस्काउंट, जैसे कि आप 1000 की चीज़ हो और डिस्काउंट पे आप उसे 800 की ले लें, ये जहाँ आपको फायदा मिलता है वो आप डिस्काउंटेड इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम एक्सपेंस इन अ प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपने ये भी एग्जांपल करनी है। रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, द फार्मूला ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस। अब उन्होंने हमें ये दिया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की हुई है, लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ उन्होंने हमारे पास ईयर 1 दिया, ईयर 2 दिया, ईयर 3 ईयर्स की थी तो 4 ईयर्स की, तो 4 ईयर के लिखा और वहाँ पास 1000 आ गया। तो यहाँ हमने 1000 लिखा और हमारे पास नेट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, 10, यानी कि 10% है। तो 10% को, तो हमारे पास क्या है, इसको हमने इससे निकाला 1.1, यानी कि 1 प्लस और आर हमारे पास क्या था 10%, 10 और प्लस 1 11 हो गया। जब 11 को हम डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1। तो हमने 1.1 पहले 1 ईयर के साथ निकालनी, 2 ईयर के साथ, 3 ईयर के साथ, 4 ईयर के साथ, आखिर 3 को कैलकुलेट करके फार्मूला लगा लेना। इसमें बस इतना सही। आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू उसको जब माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट वैल्यू। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 25 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। जहाँ जिस चैप्टर को मैं कहूँ कि आपके पूरे इंपॉर्टेंट है तो कोशिश करें उस चैप्टर को पूरी डिटेल के साथ पढ़कर और शॉर्ट लेक्चर सुनकर वो आप करें। उनके इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें छोटे छोटे पॉइंट बनकर आ जाते हैं, मोस्टली पेपर वहीं से ही आता है। पहले है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एज अ यूनिवर्सिटी में जब हमने सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो 1940 में हमने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, विल डील विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एज द होल। जब भी बात आपके पास नेशनल इकोनॉमी की स्टडी की बात आए तो वो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो और मैक्रो में यही फर्क है कि मैक्रो होती है वो जो होती है नेशनली होती है, मतलब पूरी दुनिया की या हम पूरी कंट्री की लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हम छोटे लेवल में स्टडी करते हैं, मैक्रो बड़े लेवल में और माइक्रो छोटे लेवल में। तो हमारे पास है डेट डील विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेशनल, जहाँ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल की हमारे इकोनॉमी में कितने लोगों की एग्रीगेट डिमांड है, कितने लोगों की एग्रीगेट सप्लाई है, कितने लोग क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोगों की क्या मसला है, कितने लोगों का क्या बिहेवियर है, क्यों कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है, सारी हमारे पास क्या आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट चेंज फ्रॉम द प्राइस डिमांड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द इकोनॉमी वाइड प्राइस लेवल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। वही चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था मिड टर्म में, वो डिमांड थी, सिर्फ मैंने आपको बताया था एक चीज़ की डिमांड और एक बंदे की डिमांड थी। यहाँ क्या है, हमने होल कंट्री की जो डिमांड है वो देखनी है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, aggregate demand is the total plan and design spending value is the economy during the given period। ये एक ऐसा प्लान है और ऐसी स्पेंडिंग है इकोनॉमी के अंदर जो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, किसी खास पीरियड के अंदर रहकर जब हमारी पूरी कंट्री एक ही चीज़ की वैल्यू को स्पेंड करती है, एक ही चीज़ पे। जैसे कि हम टारगेट कर लेते हैं कि हमने रोटी पर, हमने मतलब आटे पर इतनी हमने सारी जो पाकिस्तानी अवाम ने वैल्यू स्पेंड की है, तो वो हमारे पास क्या है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट इज अ सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट एग्रीगेट सम है क्योंकि एग्रीगेट देखिए कंजम्पशन, हम वो चीज़ लेंगे तो जरी बात है कंजम्पशन करेंगे, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी और नेट एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी एग्रीगेट सप्लाई। अब सप्लाई का भी ये सीन है, जहाँ हमने पहले सप्लाई सिंगल पढ़ा था, यहाँ हम होल सप्लाई को देंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस दैट ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी कैन बी विलिंग टू प्रोडक्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमने देखने एक इकोनॉमी के अंदर के गुड एंड सर्विसेज एक गिवन पीरियड के अंदर वो कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। ये नहीं देखेंगे एक फैक्ट्री कितनी प्रोड्यूस कर रही है, हम देखेंगे दुनिया की मतलब पाकिस्तान की कितनी फैक्ट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे पास एक गिवन पीरियड के अंदर वो हमारे पास क्या एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरीके से यहाँ सम था, वहाँ यहाँ भी एग्रीगेट सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ अवेलेबल इनपुट टेक्नोलॉजी एंड प्राइस लेवल, और ये इसका फंक्शन है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट प्रॉफिट। दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इट्स स्लोप अपवर्ड इन पी आउटपुट स्पेस, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास नाम थे वो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। मोस्टली जो नाम हमारे पास होता है ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारे पास आदम स्मिथ, डेवो रिकार्डो का नाम इस्तेमाल होता है। चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं कि इतना इनको याद करना मुश्किल काम है, एक दफ़ा पढ़ लें माइंड पे रहेगा तो वेल एंड गुड। लेकिन दो नाम आपने याद रखने हैं, आदम स्मिथ और डेवो रिकार्डो, क्योंकि जैसे कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, कुछ जो हैं हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके जो है काफ़ी ज़्यादा नाम सुनने को मिलेगा। जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आपको आदम स्मिथ और डेवो रिकार्डो का नाम सुनेगा, न्यू क्लासिकल में आपको किंग्स का नाम का सुनने को मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं। ऑप्टिमम रोल ऑफ अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया कि 1933 पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आपसे पूछा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। 1930 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था आदम स्मिथ का, लेकिन 1930 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया तो फिर ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इस तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल
हैंड हमारे पास जो आदम स्मिथ है, आदम स्मिथ ने 1977 पे एक बुक लिखी थी लेस फेयर, एक मार्केट बेस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद इनविजिबल हैंड का भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इनविजिबल हैंड अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ के मुताबिक इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट ऑपरेट देयर फॉर द मार्केट मैकेनिज्म। इनविजिबल हैंड क्या करते हैं, मार्केट जो मैकेनिज्म होता है उसको ऑपरेट करते हैं मार्केट को, लेकिन बेस्ट मोड में, यानी कि एक अच्छे लेवल में जब मार्केटिंग की ऑपरेशन चल रहा होते हैं, ऑपरेट हो रही होती है, तो हमारे पास होते हैं इनविजिबल हैंड। इफ द इकोनॉमी वांट टू ऑपरेट एट द हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ के मुताबिक ये कह रहे हैं। अब उनका कहते हैं कि जो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो हमारा कंट्री के अंदर है वो परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं सरप्लस और शॉर्टेज करना तो हम आराम से कर सकते हैं, ये एक टेम्पररी चीज़ है। अगर वो चाहें तो सप्लाई बढ़ाने के लिए डिमांड को है कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू से लो इम्पोर्टेंट है, से लो की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू से लो ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, से लो क्या होता है, से लो सप्लाई क्रिएट इट ओन डिमांड, यानी कि हमने सप्लाई क्रिएट करनी है अपनी डिमांड के लिहाज से। अब से लोग क्या कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सप्लाई ऑफ लेबर की डिमांड जो है बढ़ा दें, सप्लाई ऑफ लेबर की डिमांड बढ़ाएंगी तो हमारी प्राइस ऑफ लेबर जो है गो डाउन हो जाएगा। वो कैसे डाउन होगा, और वेजेस रेट भी गो डाउन हो जाएगा। जब सप्लाई जो मतलब एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर होगी, जब लेबर हमें सस्ते में मिलेंगे तो हम ज़ाहिर बात है उनको ज़्यादा हायर करेंगे, और प्राइस ऑफ लेबर हमारी गो डाउन, क्योंकि हमें सस्ते में मिले गो डाउन, और वेजेस रेट गो डाउन, वेजेस रेट भी उनकी उजरत भी कम मिलेंगे। और फर्म विल डिमांड मोर लेबर ड्यू टू द लो वेजेस रेट। फर्म क्या करेंगे, डिमांड करेगी मोर लेबर को, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वेजेस कम दे रही है। जहाँ वो 500 की चीज़ बनवा रही थी वहाँ वो 200 की बनवा रही, तो वो ज़ाहिर बात है क्या करे कि ज़्यादा चीज़ करके क्या पता ना भी उसके बिके तो वो स्टोर कर ले। Invisible hand is the term used by the Adam Smith to describe the national forces that guide the free market capitalism through the competition of scarce resources. उनके इनविजिबल हैंड यूज की थी आदम स्मिथ ने डिस्क्राइब द नेशनल फोर्सेस, जो डिस्क्राइब करी थी नेशनल फोर्सेस को, दैट गाइड फ्री मार्केट मैकेनिज्म। और इसने क्या गाइड की थी, फ्री मार्केट मैकेनिज्म के कि कैसे हम अपने वांट्स को महदूद ज़राए से पूरे कर सकते हैं। According to Adam Smith, in a free market, participate with a try to minimize self-interest and interaction of the market participation। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बता चुकी हैं, लेकिन आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। इनविजिबल हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल लो भी इंपॉर्टेंट है, लीज फेयर भी पूछा जा सकता है। सेल लो और लीज फेयर जो सिस्टम है वो सेम ही है, और आपसे ये पूरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमी के अंदर क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर बंदे को अपनी एबिलिटी के लिहाज से जॉब मिल रही है, लेकिन ये गलत व्यू था, क्योंकि हर बंदे को जॉब नहीं मिल रही थी। तो यहाँ उन्होंने इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, पूरी डिटेल दी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास कीन्स आ जाते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का रोल ख़त्म हो जाता है, कीन्स का हमारे पास आगे स्टार्ट हो जाता है कि कीन्स बेसिकली जो हमारी अभी थ्योरी ऑपरेट हो रही है वो कीन्स की ही रिपोर्ट हो रही है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे पास उसमें ज़्यादातर रोल जो है वो कीन्स का ही है। तो आपने कीन्स का नाम याद रखना है। ये इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ऐसा घुमाव फिरा के कुछ सवाल करें या राइटर का नाम पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा तो आप ऐसे तुक्का लगाने के लिए आपके लिए है कि जैसे कि अगर आपको समझना है तो आप कीन्स पे कर सकते हैं कि मोस्टली जो 98% जो है सारा वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार वो कीन्स की थ्योरीज पर ही है। उसके बाद हमें डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड कीन्स इकोनॉमी आपसे अगर पूछा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम से करनी पड़ेगी। इतना वीडियो के लेंथी और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तो आपने बस इसके नाम लिखने हैं, लेबर मार्केट, मार्केट फॉर फंड एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो आपने ये सारी चीज़ें से जस्ट रीड आउट नहीं करनी, बस इनके नाम याद करने हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 27, इसमें भी डिमांड के कर्व्स हैं, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप करेंगे। आगे हमारे पास आता है जो चैप्टर नंबर 28, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 28 जो है सबसे पहले हमें दिए हुए स्टैट दिए हुए हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा है वो मैनिपुलेट हो सकता है बाज़ औक़ात, क्योंकि
जो चीज़ें हैं हर चीज़ आपको पता है मैनिपुलेट हो सकती है और किस किस वजूहत की वजह से हो सकती है, सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ना नहीं चाहते तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें सारे एस्टिमेट वगैरह बताए हुए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं नॉमिनल एंड रियल हैं, तो ये आगे भी आपको एक्सप्लेन कर, आगे चैप्टर में भी आप एक्सप्लेन होंगे, सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ एस्टिमेट दिए हुए हैं, अगर चाहें तो आप पढ़ लें, मोस्टली में भी हो सकता है एमसीक्यूज में आए। तो यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि ओल्ड गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट का मीन निकाल के बताया है, तो आपने अपने हैंडआउट सामने रखने हैं। यहाँ हमने 100, 110 और इस सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 610 यानी कि 5 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 को डिवाइड किया तो 122 हमारे पास आ गया और मीडियम मीन आ गया। मीडियम क्या होता है, मिड वाली वैल्यू थी, यहाँ 120 आ गया, नीचे वाले के साथ 75 आ गया। इन दोनों का टोटल किया तो हमारे पास 99.5 आ गया। तो इसको हमने क्या करना है 5 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 199 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास मीडियम जो है 75 आ गया। उसके बाद हमारे पास उन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, इसको आपने स्किप करना है जी। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें जो जैसे दूसरे में थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट इसी तरीके से इसमें कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड प्रोड्यूस इनसाइड अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसी वैल्यू है फाइनल गुड की, यानी कि जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम, यानी कि हम एक साल के अंदर कितना भी, मोस्टली 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम कंट्री के अंदर बनाते हैं वो हमारे पास आती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लाइक आर मेयर ऑफ नेशनल इनकम, हम ये कर लेते हैं कि पूरी दुनिया की कितनी नेशनल इनकम है, तो इज द फ्लो ऑफ acquiring about the period of 1 year. The 1 year mostly the gross domestic product is the total market value of all good and service produced within the political boundary of the economy during the year period of time. मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसी मार्केट की वैल्यू है कि हम जो जितनी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं एक कंट्री के अंदर और उसकी जितनी वैल्यू होती है वो हमारी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि देखिए गुड एंड सर्विसेज विद द पॉलिटिकल बाउंडिंग ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड पर यूजुअली 1 ईयर। तो हमने क्या करनी है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस, जो भी मार्केट वैल्यू होगी फाइनल गुड एंड सर्विसेज की हमारी अपनी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वो हमारे पास गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगी। तो ये आपने बहुत क्या मतलब इसको एग्जाम का रट लें तो भी आपको मैं कहती हूँ रट लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है फ्लो ऑफ स्टॉक। फ्लो एंड स्टॉक क्या होता है, फ्लो वेरिएबल एंड नियर में डेट कैन बी डिफाइंड फॉर इंस्टेंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम अपोजिट टू द पीरियड ऑफ टाइम। A variable period that is defined for the period of time and possessed on the instant of अब ये बात आ रही है स्टॉक और फ्लो क्या है। स्टॉक मतलब कि हम क्या करते हैं, हमारे पास 2000 है, 2001 है, 2003 है, 2004 है, ठीक है, हमने एक स्पेसिफिक टाइम ले लिया है कि हमने 2002 को जो जितनी भी वैल्यू 2000 आटे की जितनी वैल्यू थी उससे हमें 2005, 2006, 2007 के साथ मियर करना है, यानी कि एक ईयर की वैल्यू उठाई और उसको पिछले ईयर के साथ मियर किया, उसको वो हमारा क्या स्टॉक है। और फ्लो हमारा ये है कि हम क्या करते हैं बारी बारी सबके साथ करते हैं, मतलब एक ईयर के साथ कंपेयर किया, दूसरे ईयर के साथ भी कंपेयर किया, फिर तीसरे ईयर के साथ कंपेयर किया, मतलब एक स्पेसिफिक नहीं है, एक को पहले करेंगे फिर उसी को दूसरे के साथ कर लेंगे, फिर जो आंसर है उसको तीसरे के साथ कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह फ्लो और स्टॉक में हमारा ये चीज़ आती है। यहाँ लिखे फॉर एग्जाम्पल money is the stock of production the existing right now, other import stock material production and capital वगैरह। उसके बाद GDP is the flow of production during a given year, income is another form to study of the economy। और यहाँ एक important है कि flow accumulate into the stock and change in the stock equal flow। तो ये important है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है method of GTP मीरिंग मेथड, अगर चाहें तो कर लेते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं करा देती हूँ। There are 3 ways of measuring GDP: the product of value added method, expenditure method, the factor income method, which sum all value added by the productivity entity in the economy। इसमें हम ये करते हैं जो हमारी प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम एड अप करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, द प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। द एक्सपेंडिचर मेथड उनके विच सम ऑफ आल द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, जो भी हमारा फाइनल गुड का लेन देन हुआ है
वो हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंडिचर मेथड। द फैक्टर इनकम मेथड व्हेन सम ऑफ ऑल द इनकम अर्न बाय द फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी हमने चीज फैक्टर प्रोडक्शन से अर्न किया है, यानी कि रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, इक्विटी, रिटर्न फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप इंपॉर्टेंट है। फैक्टर प्रोडक्शन का पूछा जा सकता है एमसीक्यू के, इसका क्या रिटर्न है, लैंड का रिटर्न क्या है, रेंट, लेबर का रिटर्न क्या है, वेजेस, कैपिटल का रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट। तो आपने याद करना है। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें बताया था 3 मेथड आर इक्विवेलेंट, वन वे टू मस्ट बी बिकॉज इन द, पहले हमारे पास वैल्यू एडेड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड वो होती है, वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि वैल्यू एडेड इज डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड एंड प्रोड्यूस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह। वैल्यू एडेड का मतलब ये है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं 500 की, ठीक है, 500 की बनाया हमने, समझे एक हमने बैग बना लिया, उसको हम सेल करते हैं 1000 का, तो हमारी इसमें कॉस्ट की क्या निकली 500, लेकिन हम उसको सेल करें 1000 पे, तो उस 500 के जो हमने कॉस्ट में जो ऊपर प्रॉफिट लगाया है वो हमारे पास है वैल्यू एडेड, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट के अंदर 500 की वैल्यू एड अप कर दी है। तो ये एमसीक्यू से भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है कि ये हमने 500 का सेल हमने 1000 का किया था, इसमें बताया वैल्यू एडेड उसकी कितनी है, तो ये एमसीक्यू के लिए से इम्पोर्टेंट। उसके बाद है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। क्या है फाइनल गुड? वो गुड होती हैं जिनमें अभी वर्किंग नहीं होती है। गुड इज अवेलेबल फॉर परचेज एंड इंटरमीडिएट, ये आपने खुद पढ़ लेना है। ऐसे गुड्स हैं होती हैं फाइनल गुड। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं, पेन बनाते हैं, और पेन असल हाल में उसको सब कुछ उसके वर्किंग कर लेते हैं, अब हमने क्या कस्टमर को सेल करना है, इस हाल में को कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या फाइनल गुड, जिसमें कोई वर्किंग नहीं हो, जस्ट हमने उसको लेना और सेल कर देना है। उसके बाद हमारे पास 4 बेसिक, हमारे पास माइक्रो सेक्टर, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएटिव गुड। इंटरमीडिएटिव वो गुड होती हैं जो फाइनल गुड तो उसमें काम सारा हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड में कुछ काम उसका रह जाता है। जैसे कि हमने बैग लिया और बैग में हमने बैग के ऊपर जो टैग होते हैं वो लगाना रह गया, कुछ नहीं, अभी वो एम्प्लॉयर कह रहे हैं कस्टमर को बेचने की कंडीशन में नहीं है, तो अभी हमने इस पर काम करके उसके बाद कस्टमर को देनी है, तो वो हमारे पास क्या इंटरमीडिएट गुड। ये आपसे पूछा जैसे डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जी। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जीटीपी एट द फैक्टर इन मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस इज द प्राइस इन विच द फर्म सेल इट फाइनल आउटपुट टू द कस्टमर। उनके फैक्टर प्राइस ऐसी प्राइस है जिसमें फर्म क्या करते हैं, फाइनल गुड को जिस प्राइस में सेल करती है, जिस प्राइस में, उसको हम क्या कहते हैं फैक्टर प्राइस। और फैक्टर प्राइस निकालने का हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, जीटीपी एट अ मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इंपॉर्टेंट है सारे, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने लिखा मार्केट प्राइस इंक्लूड फैक्टर प्राइस प्लस द इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, प्लस इनकम टैक्स भी इम्पोज होता है। उसके बाद हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्स्ट्रैक्ट बाय द सब्ट्रैक्टिंग डिवीजन फ्रॉम द जीटीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम तब हासिल करते हैं जब हम उसमें डेप्रिसिएशन ऑफ जीटीपी माइनस कर देते हैं। एनपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस जीटीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। और डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी एसेट की वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब क्या, तोड़ फोड़, यानी कि कोई एसेट हम मोबाइल लेते हैं और हम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जब हम मोबाइल लें और उसका नया मॉडल आता है जरी बात उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। तो हमने एक मोबाइल लिया, उसके बाद हमने उस मोबाइल को इस्तेमाल किया 1 महीना 2 महीना, उसकी प्राइस गिर गई मार्केट में। जब आप चीज़ें देने जाएंगे तो प्राइस, मोबाइल बेचने जाएंगे तो प्राइस गिर जाएगी। तो वो जो प्राइस गिरी है वो हमारे पास क्या, डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट की जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है किसी भी वजूहात की वजह से, तो वो हमारे पास क्या होती है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस एट द फाइनल गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग द गिवन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो ड्यूरिंग के ईयर हमारी कंट्री के अंदर हुई है उसकी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है, मतलब करंट मार्केट वैल्यू है। अगर एक चीज़ है वो 10 रुपये की हमने अभी बिक रही है, हमारी उसकी मार्केट कंडीशन क्या है, 10 रुपये की बिक रही है, तो वो हमारे पास क्या है, करंट मार्केट वैल्यू है। तो वो हमारे पास एक ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको निकालेंगे जीपी माइनस जीटीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से भी। नेट नेशनल प्रोडक्ट मैथमेटिकल नेशनल इनकम इज अ नेशनल प्रोडक्ट, इट इज उनके जो हमारे पास नेशनल इनकम होती है इज नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको निकालने के क्या ठीक है, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। इसको भी आपने पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी नेशनल इनकम।
इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम इज ऑफन रेफर्ड टू द नेशनल इनकम, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सिटीजन हैं वो जितनी भी अर्निंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर में, मतलब अपने ऑस्ट्रेलिया के अपने अंदर में जितनी भी उसके सिटीजन, जितने भी ऑस्ट्रेलिया वाले अर्निंग करते हैं वो सारे हमारे पास क्या आती है, नेशनल इनकम। वो क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने ऊपर आपको 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपने इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एक दफ़ा और बता देती हूँ, नेशनल इनकम वो इनकम जो हम कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे प्रोड्यूस करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, वो हमारे पास नेशनल इनकम होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ टोटल मार्केट वैल्यू, ऐसी मार्केट फाइनल गुड की ऐसी मार्केट वैल्यू जो प्रेजेंट हो, मतलब अभी टोटल फाइनल गुड की जो टोटल वैल्यू होगी एक कंट्री के अंदर वो हमारे पास क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रियल जीडीपी एंड nominal GDP, the total market value mere in constant price and all the goods and service produced in the political boundary during a given period of time 1 year। ऐसी मार्केट वैल्यू है जो मार्केट का कांस्टेंट प्राइस हो, मतलब एक जैसी प्राइस हो, एक जैसी प्राइस चल रही है, वो फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो एक लगातार एक जैसी फिक्स प्राइस चल रही है, तो हमारे पास क्या है, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो हमारी वैल्यू है वो क्या कर रही है, करंटली जो वैल्यू है, मतलब उसकी इस चीज़ की वैल्यू क्या पता पीछे 20 रुपये हो, अब आपकी 10 रुपये हो, उससे फ्यूचर में 50 रुपया हो, तो वो जो हमारी करंटली वैल्यू है वो नॉमिनल गुड है। प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है, द प्रोसेस कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी इज कॉल्ड अ डिफ्लेशन। जब प्रोसेस जो कन्वर्ट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को इन रियल जीडीपी पे, उसको क्या कहते हैं, प्राइस डिफ्लेशन कहते हैं। तो आपने ये जो सारी थ्योरीज लिखी हुई है आपने पढ़ लेनी है। आगे चलते हैं, ये सारे इसके हैं आपको समझ आ जाएंगे। ऊपर फार्मूले जैसे उन पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। द परचेजिंग पावर पर कैपिटल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ डिस्पोजेबल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द पर्सनल इनकम ऑफ पर्सन। हम डिस्पोजेबल इनकम तब ले सकते हैं जब हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें अपनी इनकम से, तो हमारे पास कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम आती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो हमारी इनकम के अंदर से जो पैसे कटते हैं, मतलब जो टैक्स लगता है, जो हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे बैकवर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करेंगे आगे चैप्टर। लेकिन ये जो वीडियो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 1, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीन पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपका इको 401 का सारा कोर्स कवर कर दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी